चलिए जी, शुरू करें। आज जो आपको ये थोड़ा सा गैप मिला है वो इसलिए मिला क्योंकि हम लोगों ने एक छोटी सी इमरजेंसी मीटिंग करी। भाई ये कोरोना इतनी तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है इंदौर में, तो थोड़ा आप लोग भी बेटा जिम्मेदार बिहेव करें। दैट विल बी रियली गुड, क्योंकि अभी पेपर में जो केसेस रिपोर्ट होते हैं वो एक्चुअल केसेस के हाफ या वन थर्ड होते हैं। आई हैव सम पीपल इन देयर हेल्थ डिपार्टमेंट और वो बताते हैं भाई आज 600 केस रिपोर्ट हुए हैं, अगले पेपर में आज पढ़ा तो 250 सवा 200 बता रहे हैं। और उसमें भी फिर काफ़ी तेज़ी से ये फैल रहा है वापस से कि लोगों को लगा कि वैक्सीनेशन आ गया तो कोरोना चला गया, तो भाई लगेगा तो जाएगा ना। अपने यहाँ के लोग बहुत जोरदार है, तो बोला वैक्सीन आ गया बस तो कोरोना गया, वैक्सीन को देख के भाग गया, अरे वैक्सीन आया चलो भाग जाओ। ये थोड़ा आप सब लोग भी जिम्मेदारी से बिहेव करें। आप में से इंदौर के कितने बच्चे हैं? हाउ मेनी ऑफ यू? मतलब आप यहाँ से अपने घर पहुँचते हो, राइट? आप इंदौर शहर के, तो अब क्या होगा कि अगर आपका तो यंग ब्लड है तो हो सकता है आप इन्फेक्ट हो भी जाएं और एक आध दिन दो चार छींक वीक मारी है वो और आप ऐसे ही निकल जाओ उससे बाहर, या शायद टोटली एसिम्प्टोमेटिक ही रह जाओ। लेकिन आप कैरियर तो फिर भी बन सकते हैं कि आपने किसी और से लिया और जाके अपने पेरेंट्स को या दादाजी को दिया। नाउ दैट इज डिजास्टर। ये हो सकता है। हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है इंदौर में। जो भी अच्छे हॉस्पिटल में जाना है, जान पहचान वालों के इधर उधर से फ़ोन आते हैं कि भाई कोई अप्रोच लगा दो। परसों की बात बता, कोई अप्रोच लगा दो, मेरी वाइफ को कोरोना हो गया है, थोड़ा लंग में ट्रबल है, अप्रोच लगाओ, क्या हॉस्पिटल में जगह दिला। डरने वाली बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा डरना जरूरी है ताकि हम एटलीस्ट सारे सेफ्टी मेजर्स प्रॉपरली ना। इट्स अबाउट आवर हेल्थ, इट्स अबाउट योर हेल्थ, इट्स अबाउट हेल्थ ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स। घर में जो भी एल्डरली लोग हैं जिनको प्रॉब्लम्स भी, सबके लिए। और तो आज भी ये बीमारी उतनी ही घातक है, कम कुछ नहीं हुआ है अभी भी। अभी भी कुछ लेटर पे जाने वाले पहुंच रहे हैं। वेरी बैड थिंग। आपका यंग ब्लड है, शायद आपको उतना इम्पैक्ट नहीं आएगा, बट आप दूसरे लोगों को, तो जस्ट बी केयरफुल, ओके? वी फॉलो ऑल गाइडलाइंस। चलिए जी, तो हम पढ़ रहे थे लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज, सेक्शन नंबर 40, है ना? और इसमें हमने क्या पढ़ा था? देख भाई, पब्लिक इश्यू लाना है तो यहां जाना पड़ेगा। सर यहाँ तो मेहता जी हैं नहीं थे, बट मेहता जी का कोई और फॉर्म होगा ना सर, नाम दूसरा होगा, चेहरा दूसरा होगा, लेकिन टाइप वो वाला होगा, नया स्ट्रेन मेहता जी का जरूर होगा। और जो होगा वो पिछले वाले से बड़ा होगा। नहीं नहीं, झुनझुनवाला जी इज ए जेंटलमैन। अरे नहीं नहीं, वो जो कैम 92 में एक छोटा सा आदमी दिखाते हैं, वो झुनझुनवाला जी को ही डिपेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। क्या नाम था उनका? नहीं नहीं, मनु भाई नहीं। वो जो बोलता है कि 25 साल बाद ये इतना हो जाएगा बाजार, 50,000 हो जाएगा। वन ऑफ द टू असिस्टेंट्स ऑफ मनु भाई। हाँ, थोड़ा सा छवि से वो कोशिश यही कर रहे थे कि झुनझुनवाला जी को बता सके कि अब मंदी गई, अब तो तेजी आएगी। वो तो जेंटलमैन है, मतलब अभी तक तो यही है। तो स्कैम तो जब सामने आता है तब मालूम पड़ता है कि कौन जेंटलमैन है। और आज ही, आज के दैनिक भास्कर में पहले पेज पे खबर है कि एक मनपसंद बेवरेजेस नाम की कंपनी 3 साल पहले, गुजरात बेस्ड कंपनी है, 4 साल पहले उसका आईपीओ आया। और आईपीओ आने के बाद में उसका 10 रुपए वाला शेयर 300-400 रुपए तक गया। और कल की तारीख में उसका इंसॉल्वेंसी का केस फाइल हो चुका है। डीलिस्ट तो वो कंपनी हो ही गई
और अब पूरी तरह से इंसॉल्वेंट हो गई, शेयर होल्डर तो डूब गए, साथ में क्रेडिटर और मनी लेंडर भी डूब गए। तो ऐसे फ्लो में आके धमाधम शेयर बाजार में पैसा नहीं लगाना चाहिए। थोड़ा शांति से, इत्मीनान से, एक्सपर्ट की सलाह से, डाइवर्सिफिकेशन के साथ, कम लालच करके पैसा लगाना चाहिए। कम लालच, थोड़ा लालच तो है इसलिए जा रहे हैं, नहीं तो बैंक में एफडी नहीं कर देते 5%। लिस्टिंग करवानी पड़ेगी, फिर होगा ऊपर नीचे नीचे ऊपर। एक या एक से ज्यादा स्टॉक एक्सचेंज में अप्लाई करो, उनका नाम प्रोस्पेक्टस में लिखो, इससे पब्लिक को भरोसा आएगा कि हाँ हम ये शेयर बाद में बेच पाएंगे। 1 क्वेश्चन डे। हाँ, सुनो ये कहानी। एक थी कंपनी, एक था इन्वेस्टर। इन्वेस्टर ने अपना एप्लीकेशन फॉर्म सीधे किसको दे दिया? कंपनी को। पर पैसा कंपनी को नहीं दिया, पैसा दिया एस्क्रो अकाउंट में या पैसा दिया अजबा में। क्या आस्था होता है, अजबा क्या होता है? अजबा, अजबा को नहीं जानते? कस्बा होता है सर, अजबा क्या होता है? अजबा इज एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। सर पार्डन क्या होता है? अंग्रेज लोगों को बात समझ नहीं आती ना, तो बोलते हैं आई बैग योर पार्डन सर। अपना मालूम है, बहुत सिंपल है। शॉर्टेस्ट कम्युनिकेशन है, स्वीट एकदम से। कितना आई बैग योर पार्डन सर, बहुत फुर्सत है तेरे को, इतना बोल रहा है तू। अपने तो अरे एक मिनट जरा काम करना है। एप्लीकेशंस आज हमारे में तो, हमारा तो काफी डिस्टेंस है और आवाज अच्छी नहीं आएगी। वो वो गिलो विलो का काढ़ा वड़ा पीना चालू कर दो वापस। पिया कि नहीं एक आध बार लॉकडाउन में? फ्रेश काढ़ा पियो तो नथिंग लाइक दैट, और नॉट सो फ्रेश पीना है तो गिलोय टेबलेट खाओ। एक ही बार पिया, उसमें ही खेल खत्म हो। गिलोय टेबलेट खा। खैर तुम लोग सब यंग हो यार, तुम वैसे ही नेचुरली बाजार में ऐसी जगह, ऐसी ऐसी जगह जा जाके खाना खाते हो तो कीटाणु मर जाते तुम्हारा तो मुंह में जाके। अच्छा है जितना बाजार में इधर उधर ये पानी पता से खा रहे हैं, उसने वहीं हाथ डाला गंदा ऐसे पिला दिया, तो अच्छा है रेजिस्टेंस तुम्हारा। हिंदुस्तान में इसीलिए तो कम फैला। आप सुनो पाकिस्तान में भी ज्यादा नहीं फैला है, कंपैरिजन वहीं से करते हो ना हर बार। ये सुन के आपको बहुत बुरा लगेगा, पाकिस्तान में तो जीरो मैनेजमेंट है, उसके बाद भी नहीं फैला वहां, क्योंकि वो भी हमारे जैसी ही अनहाइजेनिक कंडीशंस में रहते हैं। हमसे और ज्यादा अनहाइजेनिक हैं वो। अफ्रीकन कंट्रीज में ज्यादा नहीं फैला, वो तो सब धूल मिट्टी कीटाणुओं में भरे पड़े हैं, ऐसे यूं झटके तो 100, एक 50, 100, 1000 कीटाणु यूं करा दिए चले। हम तो मतलब बोला अपने यहाँ थोड़ी था। तो अल्टीमेटली जो हाइजीन है ना, अपना कम होने से भी फायदा होता है, पर अभी नहीं। अब तो वो कोरोना आ गया है, अभी नहीं, बाद में एक्सपेरिमेंट कर। अरे कोरोना सबसे गंदे वाले स्टॉल्स पे जाके पानी पता से खाना, तो आपका अच्छा रेजिस्टेंस डेवलप हो। तो भाई साहब असबा क्या है? एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। सर यार ये सुनो, पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी सुनेंगे ऑनलाइन वालों? अच्छा मैं इधर, तो आप ऑनलाइन वाले सोचते हैं कि सर हमको देखने के लिए आप गर्दन यूं क्यों करते हो? क्योंकि तुम मुझे यहाँ नहीं दिखते हो, तुम मुझे यहाँ दिखते हो। हाँ हाँ सुनेंगे। तो बच्चों सुनो, एक समय की बात है। Once upon a time there was a company and there was one investor. An investor gave application to the company along with full application amount. हिंदी में, कंपनी ने पूरा पैसा अपनी जेब में डाल लिया और मिनिमम सब्सक्रिप्शन का इंतजार करने लगी और लिस्टिंग हो जाने का इंतजार करने लगी।
कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिल जाए, लिस्टिंग हो जाए तो हम अलॉटमेंट कर दें। इस इंतजार के चलते चलते बीच में क्रेडिटर आया, भाई साहब काफी दिनों से आपने पैसे नहीं दिए, हम आपके दांत तोड़ देंगे। अरे नहीं नहीं, दांत मत तोड़ना, अब दोबारा थोड़े आएंगे, ये लो पैसे। बाजार में खबर फैल गई, कंपनी की जेब में पैसे आ गए, पुराने जिनके भी पैसे बाकी थे सब आ गए। कोई बोल रहा दांत तोड़ देंगे, कोई बोल रहा हाथ तोड़ देंगे, कोई बोल रहा आंख फोड़ देंगे, कोई बोल रहा उठा उठा के पटकेंगे। तो कंपनी ने निकाल निकाल के पैसे दे दिए कि भाई एप्लीकेशन मनी तो आ ही जाएगी 90%, लिस्टिंग तो हो ही जाएगी, तो बस फिर ये पैसा तो अल्टीमेटली है ही अपना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लिस्टिंग डिनाई हो गई, या अनफॉर्चुनेटली सेक्शन 39 में 90% सब्सक्रिप्शन नहीं मिल पाया, और सरकार कह रही है रिफंड द मनी, यू कैन नॉट मेक अलॉटमेंट नाउ। तो दे, बट हमने वो पैसे ना यूज कर, सॉरी, थैंक यू, बाय। तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए बोल रहे हैं कि वो जो शेयर एप्लीकेशन मनी 90% कंडीशन के लिए आती है, या जो शेयर एप्लीकेशन मनी इधर लिस्टिंग कंडीशन के लिए आती है, डोंट गिव इट टू कंपनी। कंपनी के रेगुलर अकाउंट में मत डालो। एक नया बैंक अकाउंट खुलता है, उसका नाम ही होता है शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट ऑफ एबीसी लिमिटेड, शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। और सब लोग इसमें पैसा डालते हैं, वो कंपनी इसमें से पैसा निकाल नहीं सकती, अलॉटमेंट हो जाए तो ही निकाल सकती है, नहीं तो यहीं से रिफंड हो जाए। फिर सरकार ने बोला यार इसमें भी बहुत टाइम वेस्ट होता है कि लोग पहले यहाँ पैसा दें, महीने भर इंतजार करें, एक महीने और इंतजार करें, फिर उनमें से कई लोगों का पैसा वापस हो क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन था, क्योंकि लिस्टिंग नहीं हो पाई, क्योंकि मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिला। तो सरकार एक नया तरीका लेके आई, तुम तुम्हारे बैंक में बोलो असबा के लिए पैसे मत दो, अपने बैंक से निकाल के इस एस्क्रो बैंक में, चल तो ऑन आईपीओ, और वो स्टॉक एक्सचेंज की ब्रोकर की वेबसाइट पे जाने की जरूरत भी नहीं है, अपने बैंक की इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करो, वहाँ इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन आता है, बहुत ऑप्शन आते हैं इंटरनेट बैंकिंग में, बहुत सारे ऑप्शन आते हैं तरह तरह के, उसमें से एक इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक करो तो अभी इस वक्त जितने पब्लिक इशू चल रहे होंगे सबकी लिस्ट आ जाएगी, आज इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कौन से इशू, उनमें से एक कंपनी पे क्लिक कर दो, फिर उसके बाद क्वांटिटी डाल दो, फिर उसके बाद किस रेट पे लेना चाहते हो रेट डाल दो, फिर क्लिक मारो। पहले ये पैसा आपके अकाउंट से डेबिट हो जाता था और कंपनी के एस्क्रो अकाउंट में क्रेडिट हो जाता था, अब ये पैसा आपके ही अकाउंट में पड़ा रहता है, पर आप ही के अकाउंट के अंदर उस पर ताला लगा देते, आप ही की तिजोरी में पैसा है, आपकी तिजोरी में अंदर एक छोटा दरवाजा और बना के एक छोटी अलमारी बना दी, सुनो, तिजोरी के अंदर एक और तिजोरी, और उस अंदर वाली तिजोरी में ताला लगा के चाबी बैंक अपने पास रख लेता है, आपके ही बैंक अकाउंट में पैसा ब्लॉक हो गया, आपके लिए अवेलेबल नहीं, बैलेंस में रिफ्लेक्ट होगा, सेविंग का इंटरेस्ट भी मिलेगा इसके ऊपर, लेकिन आप इसको यूज नहीं कर पाए, और जैसे ही अलॉटमेंट होगा तो ये वाला पैसा निकाल के बैंक कंपनी को दे देगा, और अगर नहीं हुआ अलॉटमेंट तो ताला खुल के जो अमाउंट ब्लॉक था वो अमाउंट फ्री हो जाए, ये ज्यादा अच्छा, ना पैसे अपने ही हाथ डूबने का कोई चांस ही नहीं। असबा सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, इसी को कहते हैं, ठीक है। अब अगर अब अगर समझो कि लिस्टिंग अप्रूव नहीं हो पाई, तो पैसा यहीं कहीं क्या होगा, इन्वेस्टर को वापस, कंपनी इस पैसे को टच भी नहीं कर पाएगी, यहीं से वापस रिफंड। और अगर लिस्टिंग हो गई तो ये पैसा बैंक किसको दे देगा, कंपनी को, और कंपनी शेयर से सर्टिफिकेट किसको दे देगी, पहले वाला चित्र, सबसे पहला चित्र ऐसा देखो, एक मिनट सारे चित्र देख लो यार, इधर गई एप्लीकेशन, उधर गया पैसा, ये हो गया, अरे ये हो गया अलॉटमेंट, इधर गया पैसा, छापो,
हाँ जी, पढ़े। सब सेक्शन 4 सेक्शन 40 के अंदर ही एक कहावत सुनी होगी आपने, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। वो कहावत यहां गलत साबित होती। सेक्शन 40 सब सेक्शन 4 उसका एक्सेप्शन है। कोई बोले मियाँ बीवी राजी क्या करेगा काजी, बोले नहीं, एज पर सेक्शन 40 सब सेक्शन 4 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 दिस कहावत इज नॉट। एक थी कंपनी, एक था इन्वेस्टर। कंपनी ने बोला देख भाई, तेरे मेरे बीच में, या तो देख बहन बोल देंगे, अपने क्या जाता है, देख बहन, नहीं तो ये जेंडर बायस का इल्जाम लगा दे सर, ये घड़ी घड़ी भियो और भाई क्यों बोल। व्हाट अबाउट बहन, बहन जी, देखो बहन जी, भी आई थी, कंपनी बोल रही है तेरे मेरे बीच में क्या है, इन्वेस्टर बोल रहा है सेक्शन 40 सब सेक्शन 4 तेरे मेरे बीच में क्या है, बोले सेक्शन 40, बोले नहीं, अब नहीं रहेगा हमारे बीच सेक्शन 40 नहीं लगेगा। डू यू अग्री टू डिस्कार्ड सेक्शन 40 बिटवीन टू ऑफ अस। Mr. will be like, yes sir, I do agree to discard this section between two of us। नहीं लगेगा हमारे बीच, मैंने बोला नहीं लगेगा, इन्वेस्टर बोला नहीं लगेगा, बोले हाँ नहीं लगेगा। दोनों रेडी हो गए कि हमारे बीच सेक्शन 40 नहीं लगेगा। सरकार बोल रही है एक मिनट, क्या है ये, तुम आपस में डिसाइड कर लो सब, हमारा क्या है फिर, हमने तुम्हारे लिए ही ये सेक्शन बनाया है और तुम चाहो या ना चाहो ये सेक्शन तुम्हारे ऊपर लगे। अरे सोचो यार, किसी दिन आपका कोई दोस्त आपको बोल दिया भाई मुझे गोली मार दो, मार दोगे? वो सुसाइड करना चाहता है और उससे हो नहीं पा रहा है, तो आप बोलोगे देख गन नहीं तो मार देता, गन नहीं है नहीं तो मार देता। उसने गन दे दिया हाथ में, बोले मार दे, वो बोले लाइव कर फेसबुक लाइव, बहुत मजा आएगा, और आपने गोली मार दी, पुलिस ने आपको पकड़ लिया, आपने बोला मैंने नहीं मारा, देखो लाइव में बोल रहा था वो, मार दे, मैंने मारा, मैं तो मदद कर रहा था साहब उसकी। उसने लाइव बोला सबको कि ये मुझे गोली मारेगा, मेरे बोलने पे मार रहा है, मेरी मदद कर रहा है, मेरा बहुत प्यारा दोस्त है, इसकी सब मदद करें, इसको कोई कुछ ना कहे। बच जाओगे ना अब तो आप, अब तो इंडियन पिनल कोड में कवर नहीं होगे ना, होंगे, 110% होंगे। उल्टा बल्कि अगर ये खुद को भी गोली मारे और नील चले गोली या इधर उधर लग जाए और बच जाए तो इसको सजा मिलेगी। इंडियन पिनल कोड सुसाइड अटेम्प्ट करने वालों को पनिश करता है। आप खुद को भी नहीं मार सकते, आप बोलो माई लाइफ आई किल माई सेल्फ, नो यू कांट, अगर किया तो फिर तो कुछ नहीं, और बच गए ना तो पुलिस जेल में डाल देगी। ऐसे आप अपने बीच में से, अरे ये तो तुमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी तो पढ़ा था कि आप बोल दो कि हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं लगेगा, या आपका कोई बेसिक राइट छीनने वाला आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर ले कि आज से तुम पढ़ाई बंद कर दो, मैं तुमको 10 करोड़ रुपए दूंगा और आप पढ़ाई बंद कर दो। समझे आप इस बात को, ये कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड है क्योंकि ये आपका बेसिक राइट। ओके, अच्छा ये जो यहाँ फेस टू फेस में जो बच्चे बैठे हैं, इनमें से अगर किसी को मोबाइल एप्लीकेशन में लॉग इन कर आ रही हो तो आप ज़रा इधर फ्रंट में आ जाए, आप ज़रा हाथ उठा दें किसी को दिक्कत करने में। बच्चे में एक ही बच्ची है सब मिला के, ओहो मुझे लगा काफ़ी लोग, दो हैं। हाँ तो जो भी जिसको भी प्रॉब्लम आ रही है ऐप में भी लॉग इन करने में या और कोई प्रॉब्लम, तो हाँ वो आप बता दीजिएगा, आपके डेस्क के पास जब भैया आए तो आप हाथ उठा दीजिएगा रिलेटेड टू द मोबाइल एप्लीकेशन। ऑनलाइन वालों में से किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो उनके लिए मैं एक अलग टाइम डिसाइड करूँ, दे जस्ट, अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, मस्त चल रही है, अरे आकाश भी हो, चलो छापो एक लाइन, condition in prospectus that section 40 is not applicable is void।
नहीं लगेगा सेक्शन 40, ऐसी शर्त को वॉइड माना। जवाब दिया भैया। सेक्शन 40 सब सेक्शन 6, अंडर राइटिंग कमीशन। अंडर राइटर पे चर्चा कर ली थी हमने एक दिन। कंपनी जब शेयर बेचने जाए तो उसको डर लगे कि नहीं बिके तो एक भाई साहब आए, उन्होंने इंश्योरेंस करा, गारंटी दी कि जाओ तुम बेचो, मैं नहीं बेचूंगा, जाओ तुम बेचो, जो नहीं बिके वो मैं ले लूंगा। ऐसे बंदे को क्या बोलते हैं? अंडर राइटर। इसमें ना सबका फायदा है। कंपनी को ये एश्योरेंस हो जाता है कि पब्लिक इशू फ्लॉप नहीं होगा। इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ जाता है कि यार एक अंडरराइटर सरेआम खड़ा होकर क्या बोल रहा है कि मत लो, मैं ले लूंगा, 10 वाला 400 में मैं ले लूंगा, कोई मत लो। मतलब यार इतना सीना ठोक के कोई बोल रहा है तो शेयर में दम होगा, शेयर की वर्थ होगी, तभी तो अंडरराइटर अंडरराइटिंग करने को तैयार हुआ है। फर्जी शेयर नहीं है ये। उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कंपनी। और अंडरराइटर का तो फायदा है ही, उसको क्या मिलेगा? कमीशन। पर यार अंडरराइटर के नाम पे खेल ना हो जाए कहीं कि झूठ मूठ बोल बाल करके, और आपको अंडरराइटिंग की जरूरत ही नहीं थी तो भी जबरदस्ती अंडरराइटर अपॉइंट करा और फालतू कमीशन बांट रहे हो आप दोस्तों रिश्तेदारों को अंडरराइटिंग के नाम पे। वो नहीं होना चाहिए। दिस इज नॉट डन। तो अंडरराइटिंग कमीशन देने के लिए कुछ शर्तें हैं। सबसे पहली शर्त यह है कि दिस शुड बी ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अंडरराइटिंग कमीशन वही दे सकता है जिसका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन उसको अंडरराइटिंग कमीशन देने की इजाजत दे। सर मान लो कि हमारा आर्टिकल नहीं दे रहा इजाजत, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू चेंज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, सेक्शन 14, pass special resolution, change article of association, then it will start giving you permission to pay underwriting। सर कमीशन देंगे कहां से? या तो आउट ऑफ प्रोसीड्स, एक इशू आया है, के पैसों में से कमीशन दे दो, या फिर P&L में डेबिट कर दो कमीशन को, आपके पुराने प्रॉफिट्स में से दे दो अंडरराइटिंग का। मैक्सिमम रेट भी गिवन है। अगर इक्विटी शेयर इशू हो रहे हैं तो मैक्सिमम 5% कमीशन दिया जा सकता है, या फिर द रेट स्पेसिफाइड बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सर मान लो हमारा इसको 2 मिनट इसको देख के कंफ्यूज मत होना, मेरी बात पे पहले फोकस करो। मैक्सिमम कमीशन कितना देंगे? 5%। कब? इन केस ऑफ इशू ऑफ इक्विटी शेयर। बताओ 5% किसका? हाँ, जितना अंडर रिटर्न करना है वो तो ठीक है, मगर 10 वाला शेयर 100 रुपए में इशू हुआ है, तो 10 रुपए का 5% कि 90 रुपए का 5% कि 100 रुपए का 5%? ऑब्वियसली 100 रुपए का, क्योंकि अगला जो रिस्क ले रहा है वो इशू प्राइस के ले रहा है।
इसलिए उसको कमीशन भी इशू प्राइस पर ही मिलना चाहिए। मैक्सिमम जो कमीशन आप दे सकते हैं वो कितना होगा, इशू प्राइस का 5%, और द रेट स्पेसिफाइड बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन विच एवर इज लोअर, दोनों में से जो भी कम हो। सर आर्टिकल में हमारे 3% रेट बताई इक्विटी शेयर के लिए, तो बताओ कितना दे पाएंगे। सर आर्टिकल में हमारे 6% बताया। टाइप करो आंसर फटाफट। हो गई क्या बेटा? 8, 10, बस। कितने आदमी? बहुत सारे। जवाब कितनों ने दिया? सिर्फ 10 ने? बहुत ना। 5% और 6%, विच एवर इज लेस, कितना दे पाएंगे? 5। इवेंचर्स के केस में बोला है मैक्सिमम 2.5% इशू प्राइस का, और या फिर रेट स्पेसिफाइड बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन विच एवर इज लेस। इवेंचर में कितना? 2.5%, या आर्टिकल में बताया है वो दोनों में से जो भी कम। आर्टिकल में 1% लिखा हो तो 1, आर्टिकल में 10% लिखा हो तो 2.5। अरे बेटा यहाँ स्विच, मैं तो एक दिन, कोई 2 साल पहले की बात है, एक दिन आया शाम, पेपर्स, स्केच पेन, कैंची, सेलो टैप ले बड़ी वाली ऊंची आ करके ऊपर चढ़ चढ़ के, ये वाला रूम नहीं था, ऊपर वाला रूम, और उसके एक और दूसरा एक रूम, उनमें F1, F2, L1, L2, L3 ऐसे मैंने लगाया, क्योंकि मैं खुद भी बड़ा परेशान होता था अपने स्विच में। मैंने स्टेज के पास वाले तो वो 2 स्विच बोर्ड, एक इधर एक उधर बना दिया था। पर एनीवेज, तो आप भी मेहनत करो, अपने पत्ते को आइडेंटिफाई करो, स्विच आइडेंटिफाई करके रखो। तो स्विच आइडेंटिफाई करके रखो, और अपना अपना, और फिर साथ में ना खुद उठ के वन चालू करो। बेटा मेरा क्यों बंद करा, लेकिन मेरे तो चालू करो ना इनका। ए, तुम अपना अपना देखो, अपना अपना देखो, यहाँ मेरे मेरे तुम्हारा चक्कर मेरी दिक्कत होगी ना। तो तुम एक काम, तुमको बंद करना है ना, खड़े हो पकड़ लो पंखा, जाओ। क्या रेट्स क्यों फिक्स कर दिए? ताकि कंपनी अननेसेसरीली ज्यादा कमीशन ना बांट दे, कंपनी को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, कि कंपनी रेवड़ी, एक कहावत होती है ना, रेवड़ी बांटना। रेवड़ी बांटना मतलब जिस चीज की जरूरत नहीं थी, भाई पैसा तो पब्लिक का है और डायरेक्टर्स के हाथ में है, तो वो कहीं इस पैसे का मिसयूज ना कर ले अंडरराइटिंग कमीशन के नाम पर, ऐसे। फिर ना डिस्क्लोज करो, जो चीज डिस्क्लोज नहीं होती ना उन सब में गड़बड़ होती। जैसे क्या हुआ कि आपको पैसे चाहिए, आप घर पहुंचे शाम के समय या सुबह सुबह घर से निकलते समय आपको पैसे चाहिए,
आप गए, आपने देखा कि हैंगर पर, खूंटी पर पापा की पैंट टंगी है, उसमें वॉलेट है, आपने वॉलेट निकाला, उसमें से पैसे निकाले, वॉलेट रखा, पैंट टांगी, निकल गए, तो कहते हैं चोरी। रादर देन अगर आप पूछें पापा से कि क्या मैं पैसे ले लूं, या एटलीस्ट निकालने के बाद बता दें कि पापा मैंने इतने पैसे लिए हैं, डिस्क्लोज हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अनडिस्क्लोज्ड है मतलब चोरी। सर वो तो मम्मी भी निकालती है। नहीं 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 नहीं, वो चोरी करती नहीं, वो डकैती करती। सुनो जी, पैसे निकाल रही, निकाल लिए, कितने, बोले तो क्या है, खत्म बात। चोरी और डकैती में फर्क है। तो अब जो लोग दूसरों के बारे में सवाल पूछते हैं उनके साथ और बुरा होता है भविष्य में। करना मत बेटा, ज्यादा है ऐसा, इतना भी नहीं है, सब जोक्स हैं। करना मत है ऐसे, कर ही जाए, पापा मम्मी बायोडाटा बना बना, ना 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 ना, हाँ हाँ, जोक्स। बताऊंगा, 1 to 1 है। चाहना जरा बता। ऑफिस में, ऑफिस, ये ऑफिस में नहीं, इन सवालों के जवाब तो खोपचे में ले जाके दूंगा इसको। जिसपे भी जोक्स बन रहे हैं ना, इसका मतलब वही पीड़ित है और वही कमजोर है, ये तो जोक्स बनते नहीं उसके ऊपर। इसी बात यही, तो ज़्यादा करके फीमेल्स पे, वाइफ पर ऐसे जोक बनाए जाते हैं, तो उन्हीं को ही परेशान करते लोग, और ऊपर से उन्हीं के ऊपर जोक बनाते। ये फैक्ट है, ऐसे ही चलता है। क्योंकि अगर वो पावरफुल होते तो जोक बनाने ही नहीं देते ना, एक लपड़ वहीं खींच के घुसा मार देते तो खत्म हो जाता, जोक सुना ले। डिस्क्लोज करो बेटा, डिस्क्लोज नहीं करोगे तो अच्छी खासी चीज चोरी में कन्वर्ट हो जाएगी। कि उठा लिया आपने तो बस आते जाते पैसे, ये गलत बात है। सर क्या डिस्क्लोज करूं, बताओ। सर कौन डिस्क्लोज करे, किसको डिस्क्लोज करे, क्या डिस्क्लोज? अरे भाई कंपनी डिस्क्लोज करे, प्रोस्पेक्टस में डिस्क्लोज करे, और ये डिस्क्लोज करे उन सब लोगों के नाम जिन जिन, एक से ज्यादा लोग भी अंडर राइटिंग करते हैं, क्योंकि कई बार इशू इतना बड़ा होता है कि अकेला अंडर राइटर इतने रिस्क लेना नहीं चाहता। उन सब लोगों के रेट कि हमने किस किस को किस रेट पे कमीशन दिया है, उन सब लोगों के नंबर ऑफ शेयर्स अंडर रिटर्न, किस किस बंदे ने कितने कितने शेयर की अंडर राइटिंग करी है, ये सारी चीजें आपको प्रोस्पेक्टस में डिस्क्लोज करना चाहिए। जो कमीशन का लेन देन करो वो सब खुल के करना। वैसे सारे बिजनेसेस में और मोस्ट ऑफ द प्रोफेशंस में कमीशन का लेन देन होता है। पूरी दुनिया ही इसको थोड़ा अच्छा नाम दे देते हैं लोग, कमीशन की जगह रेफरल बोलते। पूरी दुनिया ही रेफरल पे चलती है, इसने उसको वहां रेफर करा, अब चूंकि मैंने आपके पास कस्टमर भेजा, तो आप मुझे आपकी इनकम का एक छोटा सा हिस्सा या एक फिक्स अमाउंट कमीशन में दोगे। सारी दुनिया ही ऐसे ही चल रही, चाहे ऑफिशियली कमीशन लेना देना अलाउड हो या ना हो, सब कुछ कमीशन पे ही चल। डिस्क्लोज करना, लेकिन ये कमीशन क्या होना चाहिए, डिस्क्लोज होना, छुपाओ मत, बता दो। अलाउड ही नहीं है राइटिंग कमीशन है। 4 पॉइंट फालतू पढ़ा दिया आपने, अंडर राइटिंग कमीशन देना अलाउड ही नहीं। हाँ, इफ शेयर्स आर नॉट ऑफर्ड टू पब्लिक, तुम पब्लिक इशू ही नहीं ला रहे हो, तो अंडर राइटिंग कराने की जरूरत क्या है? प्राइवेट प्लेसमेंट में की अंडर राइटिंग नहीं करवा सकते आप। प्राइवेट प्लेसमेंट में तो बंदे से बात हो ही जाती ना पहले, 1 to 1, और वो अग्री करता है कि हाँ मैं पैसे लगाऊंगा, तो उसको ऑफर देते हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट में मिनिमम सब्सक्रिप्शन का भी कुछ नहीं होता है, पढ़ेंगे हम। प्राइवेट प्लेसमेंट की अंडर राइटिंग नहीं होती, सिर्फ किसकी होती है, पब्लिक इशू। और वो भी ऐसा ना हो जाए, अच्छा बोले पब्लिक इशू में करवानी पड़ती ना, तो हम नाटक रचेंगे पब्लिक इशू का, और इफेक्टिवली कर दिखाएंगे हम ये क्या है, पब्लिक इशू, और असल में वो issue होगा नहीं। सर मतलब क्या करा, हमको मिस्टर एक्स को शेयर अलॉट करने,
अच्छा, कंपनीज एक्ट में डिस्काउंट पे शेयर अलॉट करना अलाउड नहीं, शायद आपने कभी, कंपनीज एक्ट में डिस्काउंट पे शेयर करना अलाउड नहीं है। सोचो अगर ये सेक्शन 40 सबसेक्शन 6 नहीं होता तो लोग अंडरराइटिंग को डिस्काउंट का टूल बना लेते, अंडरराइटिंग के बहाने से, अंडरराइटिंग के नाम से डिस्काउंट दे देते। क्या होता है कि मैं जाता कंपनी के पास कि मैं तरुण महाजन तुम्हारी कंपनी में पैसे लगाऊंगा, चलो शेयर डिस्काउंट पे दो। ये बोले सॉरी डिस्काउंट तो नहीं दे पाएंगे, तो फिर मैं और कंपनी मिलकर नाटक रचते, कंपनी मुझे अंडरराइटर बना देती। फिर बोलते हम पब्लिक इशू ला रहे हैं, लेकिन पब्लिक को ढंग से बताते ही नहीं कि पब्लिक इशू आया है। फिर हम बोलते अरे पब्लिक ने शेयर लिए ही नहीं, बोलते अरे तरुण महाजन तुमने गारंटी दी थी, चलो लो शेयर लो। तरुण महाजन तो शेयर लेने ही गए थे, अंडरराइटर ने नाटक रचा था, तरुण महाजन को शेयर दे दिए। फिर तरुण महाजन द अंडरराइटर इज सेइंग देखो मुझे थोड़े कमीशन 10%, तो ये सब नहीं, तो 10 को 5 तो उन्होंने कर दिया। और से फिर मुझे आएगा एक जेन्युइन अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट में कमीशन दिया जाता ही, ये ड्रामेबाजी नहीं चली। ओके, वो देख ली कल मैंने। आपको जान के दुख होगा कि आपका और मेरा टेस्ट नहीं, क्या करें अपना अपना टेस्ट। क्योंकि मैंने बहुत साउथ इंडियन पिक्चरें देख रखी, वो मुझे स्टीरियोटाइप लगी। जिसने कम साउथ इंडियन पिक्चरें देखी है उनको अच्छी लगती। मैंने बहुत सारी देख रखी और क्या प्लॉट होता है साउथ इंडियन मूवी, एक्सीलेंट। वो अतिशयोक्ति करते हैं हर चीज की, एग्जेजरेट करते हैं, लेकिन जो उनका प्लॉट होता है, स्टोरी होती है, क्या क्या लाते हैं, दिमाग खराब कर देते हैं, ऐसे ऐसे प्लॉट होते हैं। उन सब प्लॉट्स के सामने इसका प्लॉट बहुत कमजोर। हाँ एक्शन थी। सन ऑफ सत्यमूर्ति रोज आती वो तो टीवी पे, वर्ल्ड फेमस लवर थी यार। ध्रुवा, हाँ वो देखी, वो भी मैंने 4-5 बार देख ली। डीजे, जनता गैरेज, गीता गोविंदम, मैं हूँ दंडाधिकारी, फैमिली एक डील, लायक हो, विक्रम वेदा, सब देख डाली मैंने। उतनी साउथ इंडियन मूवी देखने के बाद फिर ये रेगुलर लगी। कंचना, अच्छा सुनो सुनो, आरओसी को कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देनी पड़ेगी। सर कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? अरे वो तुम्हारा अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ना, उसकी कॉपी किसको देनी पड़ेगी? आरओसी को। वो पढ़ेगा, यार वो उसकी प्रॉब्लम है, हम तो देंगे कि हमारे बीच ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, भाई साहब आप रखिए। सर ये आरओसी, आरओसी आरओसी मम्मी है, जैसे दिन भर में जो कुछ घटनाएं पर आपको मम्मी को रिपोर्ट कर ही देते हो। जो बच्चे बाहर से आए फोन लगा के दिन हो जाती बात, हो ही जाती दिन में एक बार तो बात हो ही जाती। अब लड़के थोड़ी कम बात करते होंगे मे, थोड़ा, क्योंकि उनको क्या बातों बातों में पकड़े जाने का डर होता है, पता नहीं क्या बता दूंगा मैं। हाँ खाना खा लिया, बादाम खाई दी, हाँ और सब ठीक है, हाँ। कुछ होते हैं ऐसे, वो कुछ होते हैं जिनको तो अपना दिन भर का कच्चा चिट्ठा सब सुनाना होता। ये वही है, जैसे आपके लिए मम्मी ना दिन भर की सारी बातें बताना जरूरी है, कंपलसरी है, आपको भी चैन नहीं पड़ता बिना बताए। ऐसे इनको भी, आरओसी को भी, मतलब कंपनी के भी पेट में दर्द हो जाए, जो करो सब बात किसको बताओ जाके? आरओसी। निमोनिक बनाया पर छोड़ो उसकी जरूरत, अच्छा नहीं है, बता दूं, चलो खराब वाला। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट के आर्टिकल काम करता है ना, मुफ्त का मजदूर, ये कहा था मैंने, और क्या कहा था? ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंडरराइटर होता है ना, ऐसे अंडरराइटर क्या भी क्या होता है कि एक आर्टिकल काम करता है, उस आर्टिकल को ये अलाउड नहीं है प्रॉफिट या रेस रेट आरओसी को, अंडरराइटर के आर्टिकल प्रॉफिट या रेट आरओसी को डिस्क्लोज करना अलाउड नहीं। जैसे आप किसी की नौकरी कर रहे हो तो उसके सारे सीक्रेट दूसरों को बताओगे क्या?
राइटर का को अपना प्रॉफिट आरओसी को डिस्क्लोज करना, चल में दिक्कत आती है कि 6 पॉइंट नाम में 4 याद आते तो एकदम ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे गधे के सिर से सिंग, और जितना दिमाग पे जोर डालो वो उतने और गायब हो जाते हैं। फिर ऐसे में ये निमोनिक हेल्प करता, टोटल रिकॉल में हेल्प नहीं करता बट मिसिंग पॉइंट में हेल्प करता। कि यार वो सर क्या बोल रहे थे, अंडर राइटर के आर्टिकल को प्रॉफिट या रेट आरओसी को डिस्क्लोज करना अलाउड नहीं। अंडर राइटर आर्टिकल मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, वो प्रॉफिट या रेट, प्रॉफिट में से कमीशन, रेट 5% 2.5%, आरओसी आरओसी को कॉपी देनी पड़ती कॉन्ट्रैक्ट, डिस्क्लोज, अच्छा ये एक पॉइंट मिस करता था कि डिस्क्लोजर करना पड़ता, अलाउड नहीं है। अगर जेन्यून अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो फिर आपका कमीशन देना अलाउड। बहुत प्यारा सेक्शन था, बड़ा भी था, भयंकर बड़ा। सेक्शन 41, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, ग्लोबल डिपॉजिटरीज रिसीट, बहुत बड़ा सेक्शन था ये। हाँ, कंपनीज एक्ट में आज भी है बट सिलेबस में हो गया ये, था ही। तीन स्लाइड्स भर के था। हाँ छोड़ क्या दो, सिलेबस में ही नहीं है। अब आता है कि इंपॉर्टेंट सेक्शन, बड़ा है, आसान है और इंपॉर्टेंट है। बता दो, नहीं बाद में देखिए। पब्लिक इशू वर्सेस प्राइवेट प्लेसमेंट, सुनिए दोनों में क्या अंतर है आप जानते हैं, एक बार फिर बता देता हूं। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो ना, सरेआम भोंपू लगा के चिल्ला चिल्ला करके, ये पब्लिक इशू। वो जो आप फेसबुक पे कुछ पोस्ट कर देते हो कि मैं ये खा रहा हूँ, चेक इन करा, ये करा, उसको क्या बोलते हैं, पब्लिक को बता दे। कुछ लोग तो दिन में 4 पोस्ट डाल देते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, फिर चोर डाकू वहां नेत्र लगाए बैठे रहते हैं। मूविंग आउट विद फैमिली फॉर वेकेशन, अच्छा मूविंग आउट विद फैमिली फॉर वेकेशन, ताला है, हम तोड़ देंगे, चिंता मत कर। इनकम टैक्स वाले नजर गड़ा के बैठे, माई ड्रीम केम ट्रू, पिक्चर विथ माई ऑडी। डिपार्टमेंट देख रहा है, तेरे पास ऑडी है? हाँ? ये 4 चूड़ी वाली गाड़ी तू लाया, हमको नहीं बताया? तेरे रिटर्न में तो इनकम नहीं दिखती इतनी, हैसियत तो तेरी जो है होंडा एक्टिवा की लगती है, ऑडी कहाँ से आई? भाई एक राइड तो हम भी करेंगे अब। भैया प्रॉब्लम है, ज्यादा कुछ डिस्क्लोज करो मत, तब चीजें रिकॉर्ड पे आ रही हैं। कुछ ऊट पटांग पोस्ट भी मत डालना, आपका प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर भी स्क्रॉल डाउन करेगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे ना तो प्रोफाइल चेक होगा, 2-3 साल पहले के स्क्रॉल डाउन करके देखेगा, कुछ भड़काऊ धार्मिक मैसेज अगर आपने डाले हुए होंगे, समथिंग लाइक दैट, उसको भी देखेगा कि अच्छा एक्टर ये क्या चल रहा है, कॉफी विद करण नहीं चल रहा है, ये चल रहा है प्राइवेट प्लेसमेंट। कौन कर सकता है ये? प्राइवेट कंपनी भी कर सकती है, पब्लिक कंपनी भी कर सकती है। इसको छापना नहीं था, अब छापने का मुद्दा आएगा। सर कैसा दिखेगा छपा हुआ? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड दया,
कुछ तो गड़बड़। प्राइवेट प्लेसमेंट करना चाहते हो? जी हाँ, तो फिर इन शर्तों का पालन करो। फोर्टी टू, दिस इज सेक्शन 42। बड़ा भारी सेक्शन है, बड़े काम का सेक्शन है लाइफ में। एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। सर ये क्यों? प्राइवेट प्लेसमेंट करने का मतलब है नए लोगों की कंपनी में भर्ती। प्राइवेट प्लेसमेंट करने का क्या मतलब है? नए लोगों की कंपनी में भर्ती। नए लोग आएंगे तो वो भी वोट डालेंगे, तो पुराने लोगों का वोटिंग पावर डाइल्यूट हो जाएगा। नहीं समझा? समझ गए ना आप? बोलता रहूं ना तो उससे क्या होगा? अरे भाई, पुराने लोगों की मीटिंग में एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो। परिवार में नया सदस्य आ रहा है, ले आए। बच्चा चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, नौकरी लग गई, अब घर में नया मेंबर लाने की तैयारी कर रहा है, तो पापा मम्मी को तो पूछना पड़ेगा ना। और सबसे ज्यादा कंट्रोल जो डाइल्यूट होगा वो मम्मी का होगा। अभी तक मम्मी का सोल कंट्रोल है लड़के के ऊपर, फिर 50% ऑनरशिप रह जाएगी। हो सकता है कि आने वाला इन्वेस्टर होली ओन सब्सिडरी बना ले बच्चे को। बोले बच्चा हाथ से निकल गया। तो इसलिए एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुला के पूछो तो सही कि नए लोग आ रहे हैं हमको कंट्रोल करने के लिए, चलेगा आपको? फिर वो देखेंगे ठीक है, क्या करो अब, बिजनेस का एक्सपेंशन करना है तो नए लोग तो लाना ही पड़ेगा। पर एक खतरा और है कि ऐसा ना हो जाए कि 10 रुपए वाला शेयर जिसकी हैसियत, हैसियत को अच्छे शब्दों में बोलेंगे फेयर वैल्यू, बोल के बताओ क्या बोलेंगे? 10 वाला शेयर जिसकी हैसियत 500 की है, कहीं डायरेक्टर अपने दूर के रिश्तेदार को 200 रुपए में ना दे दे। नए लोग को लाएंगे ठीक है, किसको लाएंगे वो बात हो गई, पर उसको ले तू तू अपने वाला। बोले कि अच्छा मुझे इतना फेवर कर रहे हैं? बोले फेयर वेयर कुछ तो ही ना, 150 कैश में कुछ, 150 रुपए रिश्वत ले 500 वाला शेयर 200 में दे दिया। ऐसा चल रहा है यहाँ पे, खतरा है इस बात का। इसलिए जो भी कंपनी हिंदुस्तान में शेयर्स का प्राइवेट प्लेसमेंट करने निकले, उसको मेरे जैसे एक व्यक्ति के पास आना पड़ेगा। रजिस्टर्ड वैल्यू कम है, 1-1.5 हजार होंगे देश में। इसका अलग छोटा सा कोर्स है, पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्स है, 50 घंटे की ट्रेनिंग करनी पड़ती है, एक एग्जाम देनी पड़ती है। आपको ये जान के खुशी होगी कि अभी तक जितनी बार इसके अटेम्प्ट दिए गए हैं, ऑन एन एवरेज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने इस एग्जाम को पास होने के लिए 7 अटेम्प्ट लिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद, उसके बाद ही दे, उसके बाद 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम। ये मेरे पे आ जाते हो यार तुम लेने के यार। गलत बात है, इतनी निजी जानकारियां नहीं जुटानी चाहिए किसी की। अरे बेटा वो तो वैल्यूएशन है ना, फाइनेंस है, और फाइनेंस का तो मैं सुपर एक्सपर्ट, मेरे को थोड़ी अटेम्प्ट एक में ही अपन थोड़ी, दूसरा थोड़ी लग ही नहीं सकता। नहीं, बहुत से लोग पास होते हैं एक अटेम्प्ट में, मैं कोई अनोखा नहीं हूँ। बहुत से लोग पास होते हैं एक अटेम्प्ट में, पर कोई 10 अटेम्प्ट में भी पास हो रहा होगा, उसी ने एवरेज बिगाड़ा होगा। भाई एवरेज 6 या 7 अटेम्प्ट लग रहे हैं तो सबके थोड़ी 6-7 लग रहे हैं, किसी के 10 लग रहे हैं, किसी के एक ही लग रहा है, किसी का। तो सर ये मतलब इतना डिफिकल्ट कोर्स है? इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, सब बिजी होते हैं, आपके जितना डेडिकेटेडली थोड़े पढ़ सकते हैं। सब अपने अपने प्रोफेशन में बिजी हैं, पर फिर भी हाँ पढ़ना पढ़ता है, यहाँ पढ़े पास नहीं होता।
ईमानदारी से पढ़ना पड़ता है और कंसेप्चुअल क्लियरिटी चाहिए वहां भी। कंसेप्चुअल क्लियरिटी नहीं है तो एग्जाम पास। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि वो फिर मेरे पास आएंगे, सर हमको ना शेयर्स इशू करना है, तो आप वैल्यूएशन कर दो ना, हम अनलिस्टेड हैं। देखो लिस्टेड कंपनी कंपनी की कोई दिक्कत नहीं, उसका तो प्राइस मार्केट में डिस्कवर्ड है। हम अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है या हम प्राइवेट कंपनी है, तो हम हमारा भाव क्या, हम किस भाव पे शेयर दें? बोलो रुको, then I will do the valuation. I'll give my valuation report. That valuation report will have to be filed with ROC later. उसके बिना ROC अलॉटमेंट भी नहीं करने देगा। तो फिर जो मैंने बोल दिया है कि 10 वाला शेयर है, इसका भाव 500 है, तो वो 499 में भी, 499 में भी, 600 में बेचना है, बड़ी खुशी से बेचे, तो उससे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर विल बी हैप्पी, कह रहे 500 वाला शेयर तुमने उनको बेवकूफ बना के 600 में टिका दिया, मेरा तो दिल हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो भाव मैं बोलूंगा उससे कम भाव पे कंपनी शेयर का अलॉटमेंट नहीं, लिस्टेड पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में कंपनी का। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो, वैल्यूएशन कराओ और डिस्क्लोज बेसिस ऑफ वैल्यूएशन, मतलब वैल्यूएशन रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए। सर तो अगर हम साल में 4 प्राइवेट प्लेस हैं तो हमको 4 बार स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा क्या? हाँ, एक एक्सेप्शन है, अगर आप एनसीडी इशू कर रहे हो, सर वैल्यूअर को रिश्वत खिला दिया तो रिश्वत आप चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी खिला सकते हो, कंपनी सेक्रेटरी को भी, किसी को भी खिला सकते, बट सामने वाला खाने को आप खाते हो क्या? बिल्कुल नहीं। थोड़े से पैसों की खातिर कल को अगर पकड़े जाओ तो जेल जाना पड़ जाए। हिंदुस्तान की जेल बहुत खराब, मैं नहीं जाना, बिल्कुल भी नहीं। यही अमेरिका वगैरह में होते हैं तो अपन सोचते भी एक बार कि वहाँ की जेल भी ढंग के हैं, बट इधर नहीं। सर खाना खा ले, तू खा ले। तो डिस्क्लोज द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन। और अगर आप एनसीडी इशू कर रहे हो, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर, क्या इशू कर, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर, फिर आपको एक बार रेजोल्यूशन, एक साल में एक बार रेजोल्यूशन पास करो और फिर साल भर उसकी बेसिस पर आप इशू लेकर के आ सकते। साल में 4 एनसीडी इशू करो तो एक स्पेशल रेजोल्यूशन से भी काम चल जाएगा। वैसे मैंने तो देखा नहीं कि कुछ साल में 4 बार एनसीडी इशू आओ, ये ऐसे ही बार बार प्राइवेट प्लेसमेंट भी नहीं होते बेटा, तो थोड़ी कि आज प्राइवेट प्लेसमेंट आज हो रहा है, कल फिर हो रहा है, परसों फिर हो रहा है। ये 5-10 साल में एक बार कंपनियों में प्राइवेट प्लेसमेंट होता है, रोज थोड़ी एक्सपेंशन करने के लिए इशू लेकर के नए नए लोगों को लेके आते हैं, ठीक है। पर ठीक है, सुविधा दी है तो दी। अच्छा, पहले क्या था, पुराने कंपनी एक्ट में प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब टोटल एडजस्टमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट को लेकर के कंपनी एक्ट पुराना वाला कुछ नहीं बोलता था, तुम्हारा मन पड़े जो करो। तो जितने भी लोचे लफड़े करने होते थे लोग प्राइवेट प्लेसमेंट के नाम पे कर लेते थे, क्योंकि उसमें कोई रूल्स थे ही नहीं। अरे यार, जो अपने यहाँ अपराध करते हैं वो पाकिस्तान अफगानिस्तान भाग जाते हैं आतंकवादी, क्योंकि वहां कोई कानून है ही नहीं, वहां का कानून तो उन्हीं लोगों को फेवर करता है। फाइनेंशियल क्राइम करने वाले यूके भाग जाते हैं, वहां मानव अधिकार का नाम लगा देते हैं, केवल लोग बचा लो। तो ऐसे पहले प्राइवेट प्लेसमेंट के नाम पे ही सब जो लोचा लफड़ा कंपनी सेट में करना है उसको प्राइवेट प्लेसमेंट दिखा के और कर लो, क्योंकि उसको लेकर के नियम थे नहीं। पर अब बहुत टफ नियम कर दिए बेटा। अब क्या बोला है, इसको आप प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर दो, या ऑफर वो किसी और को आगे पासिंग द पास ना कर सके। यार सुनो, पब्लिक इशू प्राइवेट प्लेसमेंट करके छपे, अब आका छपवाने वाले को भी नहीं मालूम कि पढ़ा किसने और बता किसको दिया और कौन आने आए। किसी के घर का शादी का जेडब्ल्यू में, वो भी बैंक्वेट में, 1,500 रुपए प्लेट का खाना है, परिवार पत्रिका है, 4 लोग जाएंगे, 6,000 रुपए का आइटम कंज्यूम करेंगे, लिफाफा वही स्टैंडर्ड, तो नेट प्रॉफिट कितना, 5,500। अनफॉर्चुनेटली आप नहीं जा पा रहे,
ओहो, शिट। आप निकले बहुत होशियार, आपने पड़ोस वाले शर्मा जी को पत्रिका भेज दी। भेज दी। शर्मा जी देखो, लिफाफा देना मत, और 2,000 रुपए मुझे दो, और 6,000 रुपए के खाने का लुत्फ उठाओ। जी बोले अरे वाह, 6,000 का खाना 2,000 में, 66.67% डिस्काउंट, उन्होंने खरीद ली। आपने लिख के दिया, आई हियर बाय ट्रांसफर माई राइट टू अटेंड मैरिज टू शर्मा जी। नहीं कर सकते, ये स्पेशली आप ही के लिए डेडिकेटेड है। शर्मा जी पकड़े गए तो उनकी धुलाई होगी और आपकी बेइज्जती। ऐसे आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, वो आप ही के लिए था। प्राइवेट प्लेसमेंट का ऑफर भी नॉन ट्रांसफरेबल ऑफर होता है, जिसको दिया है। सर मालूम क्या पड़ेगा? नहीं नहीं, मालवा के लोग लगे, सर मालूम क्या पड़ेगा? ए, मालूम क्या पड़ेगा, दे दो। नहीं नहीं, नाम से जाएगा ऑफर। उस पे तो लिखा होगा, पर अपनी लिस्ट में भी, अपने यहाँ भी एक लिस्ट मेंटेन होगी कि हम किसको ऑफर दे रहे हैं, और वो लिस्ट की कॉपी आरओसी को भी देनी पड़ेगी। रिकॉर्ड नेम बिफोर इनवाइटिंग। किसी भी बंदे को प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर के लिए इनवाइट, रिकॉर्ड पे उसका नाम लेना पड़ेगा कि हम ऑफर देते हैं। तो प्राइवेट नहीं ना बेटा, डिबेंचर्स का भी हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर का भी हो सकता है, तभी तो बोल। और इस ऑफर की डिटेल किसके पास फाइल करनी पड़ेगी आपको? आरओसी। इसे प्रोस्पेक्टस फाइल होता है ना आरओसी के पास, वैसे इस ऑफर की डिटेल्स भी कहाँ फाइल करनी पड़ेगी? आरओसी। प्राइवेट प्लेसमेंट में भी सख्ती कर दी है, अब ये भी आसान काम है। बेटा अब तो प्राइवेट प्लेसमेंट को लेके बाकी बातें फिर अब कल करते हैं, ठीक है? ऑलराइट, थैंक यू, बाय बाय।